गिल्वस एल्ड्रैगॉन, जो मार्शल आर्ट्स की पिनेकल तक पहुंचना चाहता था, जानता था कि ये एक ऐसी चोटी है जहां वो कभी पहुंच नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इस सच्चाई को चैलेंज करने के लिए उसने एक पुरानी लेजेंड को पकड़ा जो जेनरेशन से चली आ रही थी। उस लेजेंड में एक गोल्डन फ्रूट की कहानी थी जो एक डिवाइन ड्रैगन के पहरेदारी में एक सैंक्चुरी की गहराइयों में था, और कहा जाता था कि जो कोई उसे खाएगा वो इमॉर्टल हो जाएगा। उस मिथिकल सैंक्चुरी को ढूंढने के बाद उसने उस ड्रैगन से एक भयानक लड़ाई लड़ी। अपने गहरे जख्मों के बाद भी वो डिटर्मिन्ड दिख रहा था, ये सोचते हुए कि वो लेजेंड सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी। एक बिटर फाइट के बाद उसने डिवाइन ड्रैगन को हरा दिया और उसके लाइफलेस बॉडी पर बैठ गया। अपनी जीत का ऐलान करते हुए वो फाइनली उस लेजेंडरी ट्री तक पहुंचा जहां इमॉर्टैलिटी का चमकता गोल्डन फ्रूट लटक रहा था। ये मानते हुए कि इससे वो मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच सकता है, उसने अपना थका हुआ हाथ बढ़ाया, फ्रूट को पकड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। ये आदमी गिल्वस एल्ड्रैगॉन के नाम से जाना जाता था और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता था। डेकेड्स बीत गए और अब गिल्वस अपने डेथ बेड पर था, एक बूढ़ा आदमी जो अपने ग्रीविंग फैमिली से घिरा हुआ था। उसका सबसे बड़ा बेटा गिलियम उसके पास उसका हाथ पकड़े खड़ा था, जबकि फैमिली मेंबर्स आपस में कान में फुसफुसा रहे थे कि उसे पीस में जाने देना बेहतर होगा। उसका बेटा उसे उदासी से देख रहा था जब गिल्वस ने उसे रीअश्योर करते हुए कहा कि इतना मिजरेबल मत दिखो, उसका टाइम बस आ गया था। उसके बेटे ने उससे कहा कि पैलेस उसके और उसकी माँ के बिना बहुत खाली लगेगा, लेकिन गिल्वस ने उसकी बातों को सेंटिमेंटल नॉनसेंस कहकर टाल दिया। अपने दिल में गिल्वस ने सोचा कि इमॉर्टैलिटी की लेजेंड सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन वो इस बात के लिए ग्रेटफुल था कि उसे एक वाइफ और बच्चे मिले थे। अपने बेटे के चेहरे को सहलाते हुए उसने खुद से कहा कि उसने एक लंबी और पूरी लाइफ जी है और उसे कोई रिग्रेट्स नहीं थे। लेकिन अचानक उसकी आंखों में उसके फाइनल मोमेंट्स ने तेजी आई जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो झूठ था, कि उसे सच में एक गहरा रिग्रेट था। उसने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ा, अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, ये विश करते हुए कि उसके पास और टाइम होता, बस और टाइम मार्शल आर्ट्स की पिनेकल तक पहुंचने के लिए। अपने बेटे के फादर कहकर आखिरी चीख के साथ गिल्वस की लाइफ खत्म हो गई, या ऐसा लग रहा था। अचानक वो फिर से कॉन्शियस हुआ, कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था, जैसे एक गहरी नींद से जागा हो। उसको सामने की दीवार पर हैरानी हुई जो पेपर से बनी हुई लग रही थी। उसकी बॉडी अजीब सी हल्की लग रही थी, और जब उसने अपने हाथों को देखा तो वो शॉक्ड रह गया ये देखकर कि वो एक इन्फेंट के हाथ थे। उसने होश खोकर एहसास किया कि वो एक बेबी बन गया था। ये सोचकर हैरान था कि उसके स्टैचर का कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में कैसे आ सकता है। वो अपनी क्रेडल में लेटा हुआ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, कैसे और किसने किया। तभी उसके दिमाग में ड्रैगन, सैंक्चुरी और गोल्डन फ्रूट का सीन फ्लैश हुआ और उसने सोचा कि क्या वो फ्रूट ही तो इस सब का रीजन नहीं था। फिर गिल्वास को एहसास हुआ कि उस फ्रूट की पावर इमॉर्टैलिटी नहीं थी, बल्कि रीइंकार्नेशन थी। हालांकि उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने इसे एक मैसिव स्ट्रोक ऑफ लक माना, एक नया चांस मार्शल आर्ट्स की पिनाकल तक पहुंचने का। उसने आसपास देखा और एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एक रूम में और भी बेबी क्रिब्स भरे हुए थे। उसने सोचा क्योंकि वो एक सेपरेट बिल्डिंग में था, वो एल ड्रैगन फैमिली में ही फिर से रीबॉर्न हुआ था। लेकिन उसने सोचा कि ये सब बच्चे एक ही जगह पर क्यों इकट्ठे थे, जब तक उसने कुछ मेड्स को रूम में आते हुए नहीं देखा। गिल्वास ने एक मेड को पहचाना और एहसास किया कि ये फीडिंग टाइम था। लेकिन अगला क्या हुआ शॉकिंग था। मेड्स एक बंधा हुआ गॉब्लिन लेके आईं, जिसने गिल्वास को कंफ्यूज कर दिया कि वो वहां क्यों था और वो क्या करने वाले थे। अचानक उस गॉब्लिन को मार दिया गया और उसका खून बच्चों पर गिर गया, गिल्वास पर भी, जो कुछ पल के लिए स्टन्ड हो गया। सोच रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने मेड्स को रेड लिक्विड बेबी बॉटल्स में डाइल्यूट करते हुए देखा, ये मानते हुए कि इतना डाइल्यूट करना सेफ होगा। जब उसे बॉटल ऑफर की गई तो उसे हॉरर के साथ एहसास हुआ कि अंदर दूध नहीं बल्कि एक लिक्विड था जो भयानक मैजिकल पावर से भरा हुआ था। उस पर डर हावी हो गया जब उसने सोचा कि इन्फेंट्स को ऐसी चीज पिलाना कितना डेंजरस था। अपने छोटे बॉडी से रेजिस्ट करने में अनेबल होते हुए मेड ने उसे पीने पर मजबूर किया, जबकि वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था कि वो भूल गया था कि वो सिर्फ एक इन्फेंट था। उस पल उसने उस लिक्विड का टेस्ट पहचाना, ये एक एंशिएंट ड्रैगन का खून था। उसने सोचा कि क्या वो बच्चों को ये पिलाने के लिए पागल हो गए थे। तभी उसने समझा कि वो डाइल्यूटिंग का क्या मतलब कह रहे थे।
उसने शुरू में तुरंत उसे थोकने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि एक छोटी अमाउंट उसे मारेगी नहीं, खासकर जब उसने देखा कि बाकी बच्चे भी उसे इंस्टिंक्टिवली थूक रहे थे। लेकिन उससे पहले उसे एक आइडिया आया। ये वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने एहसास किया कि अगर वो ये सारी मैजिकल पावर एब्जॉर्ब कर लेता तो वो अपने फॉर्मर सेल्फ को सरपास कर सकता है और मार्शल आर्ट्स की असली पिनाकल तक पहुंच सकता है। और हालांकि उसे ये नहीं समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था, उसने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी ताकत से पकड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सोल में चिल्लाया, उन्हें वॉर्न करते हुए कि गिल्वास एल ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट मत करना। मेड्स ये देखकर हैरान थी कि ये बेबी बाकियों से डिफरेंट था। जब वो ईगरली ड्रैगन का खून गटक रहा था, गिल्वास डिटर्मिन्ड था कि वो एंशिएंट ड्रैगन की सारी ट्रू सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मेड्स हैरानी से देख रही थी कि वो इन्फेंट शांति से पोटेंट लिक्विड को पी रहा था, इसे अपने फेवर में मानते हुए। जब उसने खत्म किया, गिल्वास अपने बेड पर थका हुआ था, लेकिन अपने मिशन में सक्सेसफुल था। उसने देखा कि बाकी बच्चे भी सरवाइव कर गए थे, ये एहसास करते हुए कि इन्फेंट्स की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो सारी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उस पर एक इररेजिस्टिबल गहरी नींद आ गई, जो एक इन्फेंट्स बॉडी से एक्सपेक्टेड थी, और वो एक गहरी नींद में चला गया। 7 साल बीत गए। गिल्वस, जो अब ज़ीक एल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, एक पावरफुली बिल्ट चाइल्ड की बॉडी में जगा, जो एक्सट्रीमली ग्रूलिंग फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। वो एक हाथ से हैंडस्टैंड्स कर रहा था, जबकि अपने पैरों पर एक बड़ा सा रॉक बैलेंस कर रहा था। फिर उसने उसे फेंक दिया और ट्रेनिंग रोक दी। ज़ीक ने अपनी इस रिमार्केबल बॉडी का क्रेडिट उस एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड को दिया जो उसने पिया था। ये खून, जिसमें वास्ट अमाउंट्स ऑफ ट्रू सोर्स पावर थी, उन सभी बच्चों को जिन्होंने इसे पिया था, ऑर्डिनरी इंसानों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीज दी। लेकिन अपनी पिछली लाइफ में एब्जॉर्ब की हुई सोर्स पावर की वजह से ज़ीक एंशिएंट ड्रैगन की हर बूंद पावर को असिमिलेट कर पाया, जिसका रिजल्ट एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने उसे भी हैरान कर दिया। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो सिर्फ 1 स्टार लेवल पर पहुंचा था, जबकि उसने इस स्टेज तक कम से कम 4 स्टार्स तक पहुंचने की उम्मीद की थी। 1 स्टार स्ट्रेंथ का एक माप है, जो किसी की ट्रू सोर्स पावर को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक कंप्रेस करके हासिल किया जाता है। बॉडी को एक यूनिवर्स के रूप में इमेजिन किया जाता है, जहां स्टार्स तैरते हैं, और जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा पावर। लेकिन हर नए स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। ज़ीक अपनी पिछली लाइफ में गिल्वस के रूप में दुनिया का एक ही इंसान था जो अनप्रेसिडेंटेड 10 स्टार्स की रैंक तक पहुंचा था। ज़ीक ने सोचा कि टाइम कितनी तेजी से बीत जाता है। 7 साल बीत चुके थे जब वो लराबिन फैमिली के करंट हेड के इलेजिटिमेट सन के रूप में रीबोर्न हुआ था। इन सालों में उसकी मां मर चुकी थी और उसके बाप ने उसे एक बार भी विजिट नहीं किया था, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किस तरह का बाप था। रीबोर्न होना एक शौक था, लेकिन सबसे बड़ा शौक ये था कि उसका रीइंकार्नेशन 1000 साल फ्यूचर में हुआ था, एक हार्श वर्ल्ड में जहां स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाते हैं। और इस दुनिया की क्रूअल्टी का सबसे साफ सबूत वो भयानक रिचुअल था जो बच्चों ने झेला था, जिसे ड्रैगन्स ट्रायल के नाम से जाना जाता था। इस ट्रायल में सर्वाइव करने वाले बच्चों को लरागन फैमिली के लिए वॉरियर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाना था। लेकिन 7 साल बीत चुके थे और ज़ीक के लिए एक भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया था। जब उसने इस बारे में एक मेड से बात की, ये सोचकर कि ये अजीब है कि यहाँ सिर्फ मेड्स हैं और कोई इंस्ट्रक्टर्स नहीं, उसने जवाब दिया कि उसे जवाब देने का अथॉरिटी नहीं है। ज़ीक ने उसे बताया कि उसे अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो खुद हैंडल कर सकता था। उसने फिर उसे कम से कम मेन फैमिली के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहा, लेकिन उसने वही जवाब दोहराया। इससे वो एंग्री हो गया और उसने सोचा कि क्या वो बस यही कह सकती थी। उसकी शार्प गेज से साफ फेयर की कमी के बावजूद उसने अपना सेंटेंस तीसरी बार दोहराया कि उसे जवाब देने का अथॉरिटी नहीं है। ज़ीक ने उसे सीधा पूछा कि क्या उसके साथ मिसट्रीटमेंट हो रही थी, और उसने एक्सप्लेन किया कि उनके ऑर्डर सिर्फ उसकी पर्सनल नीड्स को पूरा करने तक ही लिमिटेड थे। ज़ीक ने अंदर ही अंदर नोट किया कि ये मेड एक 3 स्टार फाइटर थी और उसकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए काफी होती। उसने महसूस किया कि 7 साल तक इस मिनिमल कम्युनिकेशन के साथ जीना एक्सट्रीमली स्ट्रेंज था।
इसलिए उसने फॉरेस्ट की तरफ जाने का फैसला किया, जबकि मेड शांति से खड़ी रही, जहां ज़ीक ने नोटिस किया कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। फॉरेस्ट में ज़ीक ने पॉइजनस हर्ब्स खाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, ये मानते हुए कि उनके बिटर टेस्ट को सहना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो पेशेंट महसूस कर रहा था, लेकिन उन रूट्स से परेशान था जो उसका पीछा कर रही थी, ये सोचते हुए कि क्या कोई इन ऑब्जर्वर्स को रोक सकता है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने सिंपल मैटर के लिए खुद को रिवील कर देंगे। तो उसने हवा में चिल्लाकर कहा, उनसे कहने के लिए कि बस जो कहना है वो कह दें। अचानक उसने कुछ आते हुए महसूस किया और एक मैसिव फ्यूरियस बोर पेड़ों से बाहर निकला। ज़ीक ने बोर के आसपास एक ब्लैक मिस्ट नोटिस की, कुछ ऐसा जो 1000 साल पहले नहीं था, और उसकी नेचर के बारे में सोचा। बोर ने ज़ीक को नोटिस किया और उस पर मर्डरस इंटेंट छोड़ा। फिर बोर ने उस पर चार्ज किया। ज़ीक ने बोर के अटैक को आसानी से डॉज कर दिया और उसे एक लाइट पंच दिया, जो उसे तुरंत डिफीट करने के लिए काफी था। उसने खुद से सोचा कि उसके 1 स्टार लेवल पर किसी की एक सिंपल फ्लिक इतना डैमेज कैसे कर सकती है, और कंक्लूड किया कि स्टार की क्वालिटी ही सच में मैटर करती थी। उसने बोर के कॉर्प्स को अपने कंधे पर उठाया। इस तरह अकेला छोड़े जाने से बोर महसूस कर रहा था और एक जर्नी पर जाने के बारे में सोचने लगा, शायद सी तक। इसी बीच छुपा हुआ ऑब्जर्वर पूरी तरह से शॉक्ड था। उसने सोचा कि ये बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के स्टार फॉर्म करने और एक फ्यूरियस बोर को एक ही ब्लो में डिफीट करने में कैसे मैनेज कर पाया, और उसके ऊपर उसने उसकी प्रेजेंस को नोटिस किया। ऑब्जर्वर ने कंक्लूड किया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं था। ऑब्जर्वर ने जो वो जानता था उसकी रिव्यू की। ज़ीक की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और उसके बाप ने उसकी परवाह नहीं की, इसलिए उसे कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। लेकिन फैमिली हेड का बेटा होने की वजह से उसे एस्केप करने की परमिशन नहीं थी और उसे सर्वेलेंस में रखा गया था। ऑब्जर्वर ने सोचा कि चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी थीं। जब ज़ीक अपने घर वापस आया, उसने अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल की प्रेजेंस महसूस की, शायद 4 या 5 स्टार क्लास के, और उसने सोचा कि वो उससे क्या चाहते थे। उसने दरवाजे के पीछे से सुना और कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं किया, जिसने यूजर असैसिन्स होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने में मदद की। उसने दरवाजा खोला और उनसे पूछा कि वो वहां क्यों थे। तुरंत उनकी यूनिफॉर्म्स पर लैग्रेंट फैमिली क्रेस्ट को पहचानते हुए, जिसने उसे और भी क्यूरियस कर दिया कि वो उससे क्या चाहते थे। एक एल्डरली ऑफिसर आगे बढ़ा, अपना इंट्रोडक्शन दिया और अनाउंस किया कि वो ज़ीक को एक टेस्ट के लिए लेने आए थे। ज़ीक इस न्यूज से शॉक्ड था, चिल्लाते हुए कहा कि किसी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बाद ज़ीक ने खुद को एक यूनिफॉर्म पहने हुए पाया। मेन फैमिली हाउस के रास्ते पर उसने अपने सामने वास्ट कासल को देखा। ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो 1700 साल बाद इस जगह वापस आएगा। जब ज़ीक को एक एनवॉय द्वारा उसके घर से ले जाया गया, उसे मेन फैमिली में वापस आने की जरूरत थी। अपनी अराइवल पर ज़ीक से अपने कपड़े चेंज करने को कहा गया, क्योंकि वो अपने करंट अटायर में ग्राउंड्स में एंटर नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पर उसने एहसास किया कि उसे मेन हाउस में रहने के लिए नहीं लाया गया था, उसे ड्रैगन्स नेस्ट लाया गया था, एक एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ड्रैगन फैमिली ने पिछले मिलेनियम के दौरान किसी समय एस्टैब्लिश किया था। ड्रैगन फैमिली में पैदा होने वाला हर कोई इस जगह पर आने का एम करता है और 7 साल की उम्र तक पहुंचने पर अपनी एजुकेशन रिसीव करता है। आज एंट्रेंस एग्जाम डे था और हालांकि ज़ीक को कोई प्रेपरेटरी एजुकेशन नहीं मिली थी, एग्जाम देना मैंडेटरी था, इसलिए उसे बॉर्डरलैंड से लाया गया था। उसने महसूस किया कि ये पिटी थी कि वो उसके लिए तब आए जब वो खुद कई प्रिपरेशंस करने के बाद मूव करने की प्लान कर रहा था। वहां एक ब्लू हेड बॉय जिसका नाम लैंगस था उसके पास आया और कंसर्न के साथ पूछा कि क्या वो ठीक है। ज़ीक ने क्या है लड़के पूछा। लैंगस कंफ्यूज लग रहा था और अपना इंट्रोडक्शन देकर जवाब दिया, फिर एक्सप्लेन किया कि उसने उसे ट्रबल में देखा था। ज़ीक ने नोट किया कि हालांकि लैंगस शाय लग रहा था, उसमें थोड़ा नर्व था। ज़ीक ने लैंगस से शुरू में इतना कोल्डली बात करने के लिए अपोलोजाइज किया। ज़ीक ने लैंगस का नाम जानने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया और एक्सप्लेन किया कि वो बस कंफ्यूज था कि एग्जाम में वो उनसे क्या करवाएंगे। लैंगस ने उसे बताया कि एग्जाम का कंटेंट साल दर साल नहीं बदलता, लेकिन ज़ीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे एग्जाम के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसने लैंगस को शॉक्ड कर दिया, जो इसे एक्सट्रीमली रेकलेस मानता था। जब लैंगस यूस एग्जाम एक्सप्लेन करने ही वाला था, एक आवाज ने उन्हें इंटरप्ट किया जो यू से नोबडी कह रही थी। लैंगस नर्वसली आवाज के सोर्स की तरफ मुड़ा।
जबकि जीक को सरप्राइज हुआ कि वो लड़का जो उनके पास आ रहा था उसने ये लैंगस की तरफ डायरेक्ट किया। एक बुली जिसका नाम रिटन था आया और लैंगस को मॉक करना शुरू कर दिया, ये पूछते हुए कि उसके जैसा नोबडी यहां क्यों था। लैंगस टैमर करके हुए बोला कि वो ड्रैगन्स नेस्ट एग्जाम के लिए यहां था, लेकिन रिटन ने अपनी मौकरी जारी रखी, ये कहते हुए कि उसके जैसे किसी के लिए अंदर आना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका बाप एक फॉल्स ड्रैगन था, और डिस्डेनफुली सोचा कि एक फॉल्स ड्रैगन का बेटा क्या कर सकता है। इसी बीच जीक सुन रहा था और उसने नोटिस किया कि लैंगस गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था। लैंग्रेन फैमिली में एक क्लियर हायरार्की है जो एक एब्सोल्यूट रूलर द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। इस हायरार्की में लेसर ड्रैगन्स, न्यू रिक्रूट्स, यंग ड्रैगन्स, रेगुलर सोल्जर्स, अडल्ट ड्रैगन्स, कमांडर्स और एल्डर ड्रैगन्स जैसे अलग अलग रैंक्स हैं। इस हायरार्की में लेसर ड्रैगन्स, यंग ड्रैगन्स, अडल्ट ड्रैगन्स और एल्डर ड्रैगन्स जैसे अलग अलग रैंक्स हैं। इस पिरामिड के बॉटम में फॉल्स ड्रैगन्स हैं, एक डेरोगेटरी टाइटल जो उन्हें दिया जाता है जो ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर होने में फेल हो जाते हैं या उसे ग्रेजुएट नहीं कर पाते। लैंगस खुद से सोच रहा था कि वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो फॉल्स नहीं थे। जीक ने शांति से इंटरवीन किया और रिटन से पूछा कि लैंगस के लिए इम्पॉसिबल क्यों था और वो कैसे रिजल्ट जान सकता था जब उसने अभी तक ट्राई भी नहीं किया था। रिटन एंग्री हो गया और जीक से पूछा कि वो कौन था, लेकिन जीक ने उसके गुस्से को इग्नोर किया और अपना सवाल रिपीट किया। रिटन ने जवाब दिया कि ये इसलिए था क्योंकि वो सब वीक थे। जीक ने वीक शब्द पर स्कॉफ किया और रिटन से कहा कि वो इमेजिन करता है कि लैंगस उसके जैसों से कहीं स्ट्रॉन्गर था। रिटन फ्यूरियस हो गया और जीक से पूछा कि क्या वो ये क्लेम कर रहा था कि वो लैंगस से इन्फीरियर थे, लेकिन सिचुएशन के एस्केलेट होने से पहले उन्हें एक एग्जामिनर की आवाज ने इंटरप्ट किया जो अडल्ट ड्रैगन क्लास से था और अटेंशन के लिए चिल्ला रहा था। ड्रैगन्स नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने का ऐलान करने के लिए एग्जामिनर ने सभी एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करने, एक नंबर टैग लेने और फिर सेकंड गेट पर आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्शन दिया। रिटन ने जीक को आखिरी बार देखा और कहा कि वो उसका चेहरा रिमेंबर करेगा। जीक ने शांति से कमेंट किया कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी और आजकल के यूथ क्विक टेम्पर्ड होते हैं, जिसने लैंगस को कंफ्यूज कर दिया, जिसने उसे याद दिलाया कि वो एक ही उम्र के थे। लैंगस ने एक्सप्लेन किया कि हर कोई गुस्सा हो जाएगा अगर उन्हें कहा जाए कि कोई और उनसे स्ट्रॉन्गर है। जीक ने बुली की बातों में लॉजिक के बारे में सोचा। अगर एग्जाम मैंडेटरी था तो लैंगस के लिए पास होना इम्पॉसिबल कैसे हो सकता था। लैंगस जीक की इग्नोरेंस से फिर से सरप्राइज्ड हुआ। एक्सप्लेन किया कि अगर उनमें एबिलिटी की कमी निकले तो कोई भी एग्जाम से विड्रॉ कर सकता था और यहाँ तक कि जीक को भी विड्रॉ करने का सजेस्ट किया हर्ट होने से बचने के लिए। लेकिन जीक ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसके लेवल का कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता था, चाहे वो चाहता भी हो। लैंगस ने जीक को जवाब दिया कि उसका कॉन्फिडेंस रिमार्केबल था, भले ही उसे एग्जाम के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। जीक रिलक्टेंटली अग्री किया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला था, जिसके लिए दूसरा हेजिटेंटली अग्री किया। जब वो टेस्टिंग एरिया पर पहुंचे, एग्जामिनर ने एक्सप्लेन किया कि टेस्ट सिंपल था, उन्हें बस एक अजीब सा दिखने वाले रॉक को स्क्रैच करना था पास होने के लिए। प्रोवाइडेड वेपन्स के अलावा कोई और वेपन अलाउड नहीं थे, लेकिन बेयर हैंड्स का यूज करना परमिटेड था और हर एप्लीकेंट के पास 3 अटेम्प्ट्स थे। जीक ने सोचा कि टेस्ट रिमार्केबली लीनियंट था, जिसने लैंगस को सरप्राइज कर दिया। जीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे बस उस रॉक को स्क्रैच करना था, खासकर जब वो उस इंसेन ड्रैगन स्टाइल रिचुअल के बाद एक भयानक टेस्ट की एक्सपेक्ट कर रहा था। जब एग्जामिनर ने टेस्ट शुरू होने का ऐलान किया, पहला एप्लीकेंट आगे बढ़ा और प्रोवाइडेड वेपन से रॉक पर स्ट्राइक किया। वेपन शैटर हो गया और ब्लो की फोर्स एप्लीकेंट पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, उसे सिवियरली इंजर्ड करते हुए। जो हुआ उसने सबको शॉक्ड कर दिया। जीक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉक इतना हार्ड होगा। एप्लीकेंट दर्द से जमीन पर गिर गया। एग्जामिनर ने पहली अटेम्प्ट के फेलियर का ऐलान किया और जब एप्लीकेंट उठ नहीं पाया, उसे विड्रॉन माना गया और उसे ले जाने का ऑर्डर दिया गया और अगले एप्लीकेंट को तुरंत आगे बढ़ने को कहा गया। जीक ने देखा कि लैंगस डर से अपना चेहरा छुपा रहा था, तो उसने उसे याद दिलाया कि यह टेस्ट था। उसने जीक से उस रॉक के नेचर के बारे में पूछा और लैंगस ने एक्सप्लेन किया कि यह एक रीजेनरेशन स्टोन था। उसने एक्सप्लेन किया कि यह स्टोन किसी भी छोटे स्क्रैच को तुरंत रिपेयर कर सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ब्रूट फोर्स से अटैक किया गया तो यह उस शॉक को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स की फोर्स से वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। हालांकि अगर अटैकर करेक्टली अपनी ईथर सोर्स पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है अटैक के दौरान, तो स्टोन स्क्रैच हो जाएगा।
फिर जीक को एहसास हुआ कि टेस्ट कॉम्बैट स्किल के बारे में नहीं बल्कि ईथर सोर्स पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी के बारे में था। उसने आसपास देखा और पाया कि काफी एप्लीकेंट्स पास करने में केपेबल लग रहे थे, जबकि दूसरे फेल होते रहे और इंजर्ड होते रहे। जब एग्जामिनर ने एप्लीकेंट नंबर 203 के डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान किया और अगले को बुलाया, उसने एप्लीकेंट नंबर 315 को बुलाया। जीक ने अपना टैग देखा, ये सोचकर कि क्या उसकी बारी थी, जबकि लैंगिस एंग्शियसली उसे टेस्ट से विड्रॉ करने के लिए अर्ज कर रहा था। जीक ने अपने दोस्त की कंसर्न को इग्नोर किया, टेस्टिंग एरिया की तरफ चला और उसे रीअश्योर किया कि वरी करने की जरूरत नहीं थी। लैंगिस को यूं एक वरीड फेस के साथ देखते हुए छोड़ दिया। जब जीक एग्जामिनर के सामने खड़ा हुआ, उसने उससे पूछा कि वो कौन सा वेपन यूज करेगा। जीक के आसपास एक पावरफुल गोल्डन ऑरा दिखाई दी और उसने ऐलान किया कि उसे वेपन की जरूरत नहीं थी। एग्जामिनर ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वो सच में कोई वेपन यूज नहीं करेगा, और जीक ने अपने डिसीजन की अफर्म किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी फिस्ट्स काफी होंगी। अटेंडीज के बीच विस्पर्स फैल गए जो उसके टेस्ट बेयर हैंडेडली लेने के इंटेंशन के बारे में सोच रहे थे, ये मानते हुए कि उसकी फिस्ट जरूर शैटर हो जाएगी, चाहे वो ईथर का यूज करने में कितना भी स्किल्ड हो। लैंगिस का डर बढ़ गया और उसने जीक के हाथों को पूरी तरह से टर्न ऑफ होने का इमेजिन करना शुरू कर दिया। यूजे रिग्रेट महसूस हुआ कि उसने उसे और जोर से रोकने की कोशिश नहीं की। जीक के इंसिस्टेंस के सामने एग्जामिनर के पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी उसे शुरू करने की परमिशन देते हुए। जीक रीजनरेशन स्टोन के पास गया, उसकी अजीब नेचर के बारे में सोच रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सोचकर कि क्या ये मेटल पिछले 1000 सालों के दौरान फॉर्म हुआ था, उसने एहसास किया कि इस नए एरा में उसे कई चीजें इग्नोरेंट थी। लेकिन उसने जल्दी से इन थॉट्स को अनइम्पॉर्टेंट मानकर हटा दिया और अपनी फिस्ट में इमेंस फायर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। लैंगिस ने टेरर में सीन देखा और जीक का नाम चिल्लाया, यूजे खुद को हर्ट करने से रोकने की जरूरत महसूस करते हुए। जीक को कॉन्फिडेंस था कि स्टोन उसकी पूरी पावर को विथस्टैंड कर पाएगा और अपनी कॉम्बैट टेक्निक, जिसे ड्रैगन स्लेयर स्टाइल फाइनल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, को अनलीश करने की तैयारी की। जीक ने स्टोन पर एक डेवेस्टेटिंग पंच मारा जिससे एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुई जो एरिया को डस्ट और डेब्री से भर दिया। दोनों लैंगिस और एग्जामिनर ब्लो की फोर्स से स्टंट थे। जब डस्ट हटी, स्टोन टुकड़ों में शैटर हो गया। जीक ने अपने अटैक का रिजल्ट देखा, ये सोचते हुए कि ये टेक्निक अभी भी उसकी करंट बॉडी के लिए थोड़ी ज्यादा एडवांस थी। फिर उसने अपने इंजर्ड ब्लड कवर्ड हाथ को एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखा, ये कमेंट करते हुए कि उसकी करंट ट्रेनिंग अभी भी इनसफिशिएंट थी। अटेंडीज के बीच शॉक और डिसबिलीफ की स्टेट फैल गई जब रिटन ने चिल्लाया कि उसने उसे शैटर कर दिया था, जबकि एक ब्लॉन्ड गर्ल ने कमेंट किया कि जो हुआ वो इंटरेस्टिंग था। लैंगिस अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया और इनकॉम्प्रिहेंशन की स्टेट में चीख उठा। एग्जामिनर ने सोचा कि उसने रीजनरेशन स्टोन को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक 4 स्टार फाइटर या उससे हायर कर सकता था। उसने ये स्पेक्युलेट करना शुरू कर दिया कि शायद उसने अपनी लीनियज की पावर इनहेरिट की थी, भले ही वो एक इलेजिटिमेट सन था। एग्जामिनर ने जीक के यूज किए हुए स्टाइल को नोटिस किया और महसूस किया कि उसने ये मूव पहले देखा था। जीक शांति से एग्जामिनर के पास गया और उसके टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछा। एक पल की शांति के बाद एग्जामिनर ने जोर से एप्लीकेंट नंबर 315 के सक्सेस का ऐलान किया। उसके बाद एक और एग्जामिनर उसके पास आया और उसे एक छोटी बॉटल दी जिसमें एक ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड था। तो जीक ने उससे पूछा कि यह लिक्विड क्या था। दूसरा एग्जामिनर मुस्कुराया और उसे मेक वे करने को कहा। पहले एग्जामिनर ने इंटरवीन किया और अपने कॉलीग को काम डाउन होने को कहा, जबकि जीक खुद से सोच रहा था कि क्या यह लिक्विड पास होने वालों को दिया जाने वाला रिवॉर्ड था। उस पल लैंगिस एक्साइटेडली जीक की तरफ दौड़ा, उसके अमेजिंग परफॉर्मेंस और स्टोन डिस्ट्रॉय करने पर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए चिल्ला रहा था। जीक मुस्कुराया और उसे काम डाउन होने को कहा। जीक ने लैंगिस से पूछा कि एग्जामिनर ने उसे जो वायल दी थी वो क्या थी, और लैंगिस ने जवाब दिया कि वो एक हीलिंग पोशन थी। जीक ने फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछा और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि वो ऑर्डिनरी ग्रेड की थी। जब उसने अपनी वायल खोली, जीक ने अपने हाथ में वायल को एग्जामिन किया, ये महसूस करते हुए कि वो पॉइजनस नहीं लग रही थी, और अपने डाउट्स के बावजूद उसने सोचा कि क्या वो एक एलिक्सर था।
एक एलिक्सर एक पोशन होता है जो एक्सट्रीमली रेयर मटेरियल से बनता है, जैसे कि हर्ब्स जो सिर्फ सीक्रेट रेल्म्स में उगती हैं, प्योर एलिक्सर कोर्स और डिवाइन और मिथिकल बीस्ट्स के इंग्रेडिएंट्स जो मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एक एलिक्सर पीने से सिर्फ रीसेंट वुंड्स ही नहीं बल्कि ओल्ड इंजरीज भी तुरंत ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ईथर पावर को ग्रेटली एनहांस भी करता है। इसके कंपोनेंट्स की रेयरिटी और इसे बनाने की डिफिकल्टी की वजह से ये कभी भी मार्केट में दिखाई नहीं देता। जो उसके पास था उसकी वैल्यू को एहसास करने के बाद ज़ीक ने वायल का कंटेंट्स पी लिया। उसके हाथ से एक ग्रीन ऑरा निकली और उसका हाथ तुरंत पूरी तरह से हील हो गया, जिसने उसे कंफर्म कर दिया कि ये एक रियल एलिक्सर था। लेंगिस को नहीं पता था कि एलिक्सर क्या होता है, लेकिन उसने कमेंट किया कि लैग्रन फैमिली द्वारा बनाई गई हीलिंग पोशंस स्टोर्स में बिकने वाली पोशन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। ज़ीक सरप्राइज था कि उसका वुंड इतनी जल्दी हील हो गया और लेंगिस से पूछा कि क्या ये इतना अमेजिंग था, जिसके लिए लेंगिस ने जवाब दिया कि जो हुआ वो सच में अमेजिंग था, लेकिन उसने ये भी कहा कि पावरफुल हीलिंग के बावजूद उसे ईथर पावर में इंक्रीज महसूस नहीं हुआ जैसा कि एक एलिक्सर को करना चाहिए। फिर उसने ज़ीक को बताया कि उसकी अपनी पावर ज्यादा इंप्रेसिव थी, जिसे ज़ीक ने डिनाई किया। ज़ीक ने खुद से सोचा कि इस सोफिस्टिकेशन की एक पोशन 1000 साल की ह्यूमन विजडम का प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेंगिस ने फिर से ज़ीक की प्रेस की, यूसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कहकर, जिसके लिए ज़ीक ने जवाब दिया कि उसका एम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना है। रिटन ने ये कॉन्वर्सेशन सुनी और सरकास्टिकली कमेंट किया कि ज़ीक इतनी बोल्ड बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था। टेस्ट जारी रहा और एप्लीकेंट्स 382, 395 और 405 पास हो गए। उनकी सक्सेस एक्सपेक्टेड थी, जैसा कि लेंगिस ने कमेंट किया। फिर एग्जामिनर ने अगले एप्लीकेंट नंबर 414 को बुलाया। ये लेंगिस की बारी थी और वो नर्वसली मटर करते हुए अरीना में गया। ज़ीक ने उसकी नर्वसनेस नोटिस की और सोचा कि क्या वो टेंस था। फिर उसे जोर से एनकरेज किया, यू से गेट अ ग्रिप कहकर, जिसके लिए लेंगिस ने जवाब दिया कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई मत रखना। ज़ीक खड़ा होकर सोच रहा था कि उसका दोस्त क्या कर रहा था। लेंगिस ने एक स्वॉर्ड पकड़ी और टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। जब एग्जामिनर ने उसे शुरू करने की परमिशन दी, लेंगिस ने एक पावरफुल क्राई छोड़ी और स्टोन पर अटैक किया, लेकिन ब्लो की फोर्स उस पर वापस रिबाउंड हुई और उसे जमीन पर फेंक दिया। एग्जामिनर ने उसकी पहली अटेम्प्ट के फेलियर का ऐलान किया, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पास 2 अटेम्प्ट्स बाकी थे। लेंगिस उठा, अगली बार सक्सीड करने के लिए डिटर्मिन्ड, और स्टोन पर फिर से अटैक किया, लेकिन वो फिर से फेल हो गया और जमीन पर गिर गया, एग्जॉस्टेड और डेस्परेट। स्टैंड्स में रिटन और उसके दोस्त जोर से हंसने लगे, ये कहते हुए कि उन्हें पता था कि फॉल्स ड्रैगन का बेटा उसके जैसा ही होगा, और उसे गिव अप करने के लिए अर्ज किया। रिटन ने अपने कंपेनियंस को याद दिलाया कि ज़ीक ने पहले क्या कहा था और सरकास्टिकली रिपीट किया कि उसने कैसे क्लेम किया था कि लेंगिस जो जमीन पर पड़ा हुआ था उनसे स्ट्रॉन्गर था। उन्होंने ज़ीक की बातों को एब्सर्ड और रिडिकुलस बताया। एग्जामिनर ने लेंगिस जो जमीन पर बैठा था से पूछा कि क्या वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट यूज करना चाहता है। उस पल ज़ीक उसके बगल में आया और उससे पूछा कि उसने स्वॉर्ड क्यों चुनी। लेंगिस ज़ीक की बातों से टेकन बैक हो गया और पूछा कि उसका स्पीयर यूज करने से क्या मतलब था। ज़ीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे ये समझ नहीं आया कि वो एक ऐसा वेपन क्यों यूज कर रहा था जो उसे सूट नहीं करता था, और बिना किसी प्लान के उसे अश्योर करते हुए कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो सोर्ड से स्टोन को स्क्रैच नहीं कर पाएगा। रिटन और उसके दोस्तों ने ये सुना और ज़ीक का मॉक किया, यूसे स्ट्यूपिड कहकर, ये सोचकर कि वो एक स्पीयर यूज करने का सजेस्ट कैसे कर सकता था जब उसके बाप ने उसे स्वॉर्ड यूज करना ट्रेन किया था। उनमें से एक स्केप्टिकल ही रहा, ये मानते हुए कि सिर्फ वेपन चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ज़ीक एग्जामिनर के पास गया और पूछा कि क्या टेस्ट के दौरान वेपन्स चेंज करना रूल्स के खिलाफ था, जिसके लिए एग्जामिनर ने जवाब दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़ीक एक स्माइल के साथ लेंगिस के पास वापस आया और उसे बताया कि एग्जामिनर ने क्या कहा था, सिचुएशन को अब गुड मानते हुए फिर पूछा कि क्या वो गिव अप करके बस ऐसे ही चला जाएगा। लेंगिस को अपने बाप की ट्रेनिंग याद आई और उसने फर्मली नहीं जवाब दिया, स्पीयर यूज करने का ट्राई करने का डिसाइड करते हुए।
उसके बाप की मेमोरी जो ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर नहीं कर पाया था, लैंगिस को वापस आई, और कैसे उसने रिडिक्यूल को सहा और फॉल्स ड्रैगन कहा गया। उसने कभी बिटर महसूस नहीं किया और उसे पाला। लैंगिस ने उस पल खुद से वाव किया कि वो ये प्रूव करेगा कि उसके बाप ने जिसे पाला वो फेक नहीं था। उसने स्पीयर को पकड़ा, ये सोचते हुए कि अगर उसने स्वॉर्ड से फिर से ट्राई किया तो रिजल्ट वही होगा। तो उसने ज़ीक पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। लैंगिस ने सोचा कि स्पीयर को कैसे यूज करना है। फिर ज़ीक ने उसे चिल्लाकर कहा और उसे सीधा आगे थ्रस्ट करने को कहा बिना कुछ सोचे। ज़ीक उसके पीछे खड़ा हो गया उसके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, रिपीट करते हुए कि उसे सिर्फ आगे थ्रस्ट करने चाहिए। लैंगिस कुछ पल के लिए हेजिटेट किया, ये सोचते हुए कि ये इलॉजिकल था कि वो एक ऐसे वेपन से सिर्फ एक डायरेक्ट थ्रस्ट से सक्सीड हो जाएगा जो उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। लेकिन उसे बुली को ज़ीक की पहले की बातें याद आईं और कैसे कोई भी बिना ट्राई किए रिजल्ट नहीं जान सकता था। हालांकि वो ज़ीक से आज ही मिला था, उसे उसकी बातों पर कॉन्फिडेंट महसूस हुआ और ट्राई करने का फैसला किया। और क्योंकि ज़ीक उस पर बिलीव करता था, लैंगिस ने खुद पर भी बिलीव करने का फैसला किया। जब उसने स्पीयर को पकड़ा, उसने अपनी बॉडी में सोर्स पावर का एक मैसिव फ्लो महसूस किया, जिस तरह से उसने स्वॉर्ड यूज करते समय कभी महसूस नहीं किया था। लैंगिस चिल्लाया और स्पीयर को थ्रस्ट किया, और जबकि रिटन उस पर मॉक कर रहा था, ये कहते हुए कि वेपन चेंज करने से वो सक्सीड नहीं हो जाएगा, लैंगिस को ऐसा लगा जैसे स्पीयर शुरू से ही उसकी बॉडी का एक हिस्सा था, और एक पल में उसके थ्रस्ट ने स्टोन को पियर्स कर दिया, एक पावरफुल फ्लैश क्रिएट करते हुए। रिटन और उसके दोस्त शॉक थे और डिसबिलीफ में चीख उठे। यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी सरप्राइज थे, और उनमें से एक ने कमेंट किया कि लैंगिस ने सिर्फ स्टोन को स्क्रैच नहीं किया, उसने उसे पूरी तरह से पियर्स कर दिया। ज़ीक ने ताली बजाई लैंगिस को उसके वंडरफुल परफॉर्मेंस पर कांग्रेचुलेट करते हुए, जबकि लैंगिस डिसबिलीफ के स्टेट में खड़ा था, ये सोच रहा था कि उसने अभी क्या किया था। एग्जामिनर ने एप्लीकेंट नंबर 414 के सक्सेस का ऐलान किया, और लैंगिस शॉक में रिपीट करता रहा कि वो पास हो गया था। ज़ीक ने उसे गले लगाया जब लैंगिस रोया, उसे एश्योर करते हुए कि उसने वही किया था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। लैंगिस ने ज़ीक को ओवरवेलमिंग जॉय के साथ गले लगाया, चिल्लाते हुए कि वो सच में पास हो गया था। स्टैंड्स में रिटन के दोस्तों ने जो हुआ उस पर बिलीव करने से मना कर दिया, ये इंसिस्ट करते हुए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। तुरंत उसके बाद एग्जामिनर ने जोर से ऐलान किया कि टेस्ट खत्म हो गया था और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो गई थी। ज़ीक ने लैंगिस से पूछा कि क्या टेस्ट के लिए बस यही सब था, और लैंगिस ने जवाब दिया हाँ, ये ऐड करते हुए कि एडमिशन के बाद और भी टेस्ट हो सकते थे। फिर ज़ीक ने पूछा कि सेरेमनी में वो क्या करते हैं, और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि ये इस बारे में नहीं था कि वो क्या करते हैं। लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि ये लिड्रैगन फैमिली के लीडरशिप द्वारा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीचेस देने के बारे में था। एक आदमी जिसकी व्हाइट और रेड हेयर थी और एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ स्टेज पर आया, और ज़ीक ने सोचा कि वो कौन था। लैंगिस शॉक था और विस्पर किया कि यह फैमिली का हेड था। ज़ीक ने अपने कमेंट्स जारी रखे, ये सोचकर कि उस चेहरे वाला कोई लीडर कैसे हो सकता था, और सरकास्टिकली ऐड किया कि आइस खुद उससे ज्यादा गर्म होगी। लैंगिस पैनिक हो गया, ज़ीक का मुंह अपने हाथ से ढका और उसे चुप रहने के लिए बेग किया। लैंगिस ज़ीक को चुप रहने के लिए बेग करता रहा। ज़ीक ने लीडर्स को और करीब से देखा, खुद से सोच रहा था कि ये लिड्रैगन फैमिली की करंट स्ट्रेंथ थी। उसने उनके पावर लेवल्स को असेस किया, कई 7 स्टार फाइटर्स और एक अच्छी खासी संख्या में 6 स्टार फाइटर्स की प्रेजेंस को नोट करते हुए कंक्लूड किया कि ये सच में एक ग्रेट फोर्स थी। फिर उसने अपना अटेंशन करंट फैमिली हेड पर फोकस किया, जिसे बालसा एल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, और वो शॉक्ड हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका लेवल 8 स्टार्स था। ज़ीक ने सोचा कि 1000 साल पहले पूरी दुनिया में उस लेवल की पावर के 10 लोग भी नहीं थे। फिर उसने कंक्लूड किया कि ये आदमी उसका फादर था और उसके बारे में अनईजी महसूस किया। एक ऑफिशियल ने सबका अटेंशन मांगा, अनाउंस करते हुए कि मिस्टर बालसा अपना स्पीच देंगे। बालसा ने अपना छोटा स्पीच शुरू किया, नए स्टूडेंट्स को अर्ज करते हुए कि वो लिड्रैगन फैमिली का फ्लैश एंड ब्लड बनने के लिए स्ट्राइव करे। जब वो बोल रहा था, उससे एक इमेंस प्रेशर निकल रही थी, जिसने स्टूडेंट्स को लैंगिस समेत सफोकेटेड महसूस करवाया और सांस नहीं ले पा रहे थे। ज़ीक ने लैंगिस की डिस्ट्रेस और दूसरों को फैमिली हेड के ऑरा का प्रेशर सहते हुए नोटिस किया, और जब उसने बालसा को देखा, उसने उससे एक इमेंस हेट्रेड निकलते हुए महसूस किया। ज़ीक ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि उसके बाप के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे वो सर्टेनली पसंद नहीं आया। एक ऑफिशियल ने एंथुसियास्टिकली बालसा की वंडरफुल वर्ड्स पर कमेंट किया। बालसा ने अपना स्पीच जल्दी से खत्म किया।
किया। ऑफिशियल ने कमेंट किया कि बालसा फॉर्मल ग्रीटिंग्स दूसरों पर छोड़ेगा और ज्यादा देर तक नहीं बोलेगा, लेकिन उसने कंफर्म किया कि उसे उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, फिर चला गया। एक और चीयरफुल लुकिंग ऑफिशियल स्टेज पर आया और एंथुसियास्टिकली चिल्लाया, यंग पीपल को स्ट्राइव और हार्ड वर्क करने के लिए एनकरेज करते हुए फिर जोकिंगली ऐड किया कि जो छोटी छोटी चीजों के बारे में वरी करते हैं वो बॉल्ड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन के बावजूद लैंगिस ने कमेंट किया कि जनरल एटमॉस्फेयर बेहतर हो गया था। उसके बाद एक और एग्जामिनर ने स्टूडेंट डॉर्मिटरी असाइनमेंट्स का ऐलान किया। जीक ने पूछा कि क्या वो सब एक ही जगह जा रहे। द और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि 4 सेपरेट नेस्ट्स थे और स्टूडेंट्स को ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ हॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एग्जामिनर ने नंबर 315 को बुलाया और जीक ने एहसास किया कि उसकी बारी थी। उसने लैंगिस को गुड बाय कहा और उन्होंने एक दूसरे को लक विश किया। जीक एक लग्जूरियस बिल्डिंग पर पहुंचा जिसे ड्रैगन्स नेस्ट ईस्ट हॉल कहा जाता था। जब वो कॉरिडोर से चल रहा था, उसने नोटिस किया कि 1000 साल बाद कई चीजें चेंज हो चुकी थी और वो जल्दी से लॉस्ट हो गया। फाइनली उसे अपना रूम मिला। देर से आने के लिए सॉरी महसूस करते हुए और ये मानकर कि उसका रूममेट पहले ही आ चुका था, उसने दरवाजा खोला और अपनी टार्डनेस के लिए अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।